व्हीट स्टोन ब्रिज, ये है आज आपका टॉपिक। नाम से कुछ अजीब लग रहा होगा। व्हीट का मतलब आप समझते हैं, स्टोन का मतलब आप समझते हैं, ब्रिज का मतलब समझते हैं। एक बार मैंने बच्चे से पूछा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या था, उसने कहा आटा और पत्थर से बना हुआ पुल। कहा सर पहले के ज़माने में आटे और पत्थर से पुल बनाए जाते थे, पहले सीमेंट नहीं हुआ करती थी, तो पत्थर के साथ आटा मिलाकर पुल बनाया जाता था और ऐसे पुल को व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। असलियत नहीं है, ये किसी का नाम है, इसलिए नाम के साथ उस नाम को बदनाम मत करिए। ये किसी का नाम है और नाम है उनका व्हीट स्टोन, और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाई जो ब्रिज जैसी उनको लगी थी, मुझे आज तक नहीं लगी। उनको उसका शेप जो है वो ब्रिज जैसा लगा तो उन्होंने उसका नाम रखा व्हीट स्टोन ब्रिज। आइए आपकी क्लास में आपको सिखाते हैं हम व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, क्या होता है। पार्ट 6 लेकर आ गया हूँ, पार्ट 5 तक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, पक्का भरोसा है मुझे, जैसा कि आप लोगों ने बताया भी है, आपको बहुत अच्छा लगा है। ठीक, तो आइए फिर पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है। ये उनको कुछ ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, हमें अभी तक नहीं दिखाई पड़ा है, माफ़ करिएगा। ठीक, इसमें उन्होंने क्या किया, 4 ब्रांचों में 4 रजिस्टर लगाए। आप भी लगा दीजिए, ठीक है भाई। 4 ब्रांचों में 4 रजिस्टर उन्होंने लगाए, आप भी लगा दीजिए। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर मुझे ट्रेपेजियम दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता। ठीक, उन्होंने इन दोनों टर्मिनल को कहा ए और इसको नाम दिया उन्होंने बी। ठीक, और फिर यहाँ से कनेक्ट कर दी एक बैटरी। बैटरी का ईएमएफ होता है, आप सभी लोग जानते हो, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर ईएमएफ बैटरी का हो गया ई। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इसको पॉइंट दिया सी, इसको पॉइंट दिया डी, और इसके बीच में उन्होंने एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जानते हो आप लोग, अगले चैप्टर में पूरी डिटेल में पढ़ोगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं, ये करंट के डिफ्लेक्शन को मेजर करता है। अगर इसमें करंट नीचे से नीचे की, ऊपर से नीचे की ओर जाएगी तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, अगर करंट नीचे से ऊपर जाएगी तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, अगर ऊपर से नीचे जाएगी तो ऐसे, और नीचे से ऊपर जाएगी तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो मतलब दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो सकता है और दोनों डायरेक्शन में ये फ्लक्चुएशन शो कर सकता है। अमीटर में ऐसा नहीं होता, अमीटर कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है, वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो जीरो होता है वो बीच में होता है। फिर इधर 1 2 3 होता है, इधर भी 1 2 3 होता है, तो इधर भी डिफ्लेक्ट हो सकता है, इधर भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सर्किट थी, इसको कहा गया क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज कहा गया। अब आइए सर्किट के बारे में डिटेल में पढ़ना चालू करते हैं। तो व्हीट स्टोन जी बनाकर निकल गए, ठीक है, और हमें आपको इस सर्किट को लेकर अभी जीवन भर चलना है। बहुत दिनों से आप लोगों ने देखा था कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो, ये और ये ब्रांच पैरेलल हो, तो बीच वाला रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया जाता था। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, आज वो सारी कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में किया गया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले लिया गया था एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। क्यों घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये भी आप खुद जान जाएंगे। इसकी वैल्यू को घटाया बढ़ाया जा सकता है, मतलब ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का नाम दे दीजिए P। ये रेजिस्टेंस जो है हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं Q, इसको नाम दे देते हैं R, और इसको नाम देते हैं S। S जो है ये हमारा नोन है। नोन का मतलब क्या होता है, इसको हम जानते हैं, पहचानते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारा नोन है। क्यू रेजिस्टेंस कैसा है, ये भी हमारा नोन है। नोन का मतलब इसको भी हम जानते पहचानते हैं, कितने ओम इसकी वैल्यू ये हम जानते हैं। आर जो है ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। अब कहोगे इसको अननोन क्यों रखा गया है, एक्चुअली व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट जो है, इसका एकमात्र एप्लीकेशन है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। तो वही हम लोग आज इस सर्किट में काम करने वाले हैं। अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे ये आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज की कुछ कहानियां सुनिएगा, वो आपको एक एक करके बताएंगे। पी रेजिस्टेंस, पी जो है ये वेरिएबल है, आर अननोन है, यस की वैल्यू हम जानते हैं, क्यू की वैल्यू जानते हैं। जैसे ये 2 ओम हो सकता है, ये 3 ओम हो सकता है, इसको हम जानते ही नहीं है, और इसको हम एडजस्ट करेंगे तो ये भी हमारे प्रकार, एक प्रकार से पी भी हमारा नोन ही हो गया, लेकिन ये वेरिएबल है। क्यों इसको वेरिएबल रखा गया, उसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली जैसे ही हम सर्किट से कोई करंट निकालते हैं, यहाँ जैसे सर्किट को कनेक्ट करते हैं, सर्किट में करंट का फ्लो होना चालू हो जाता है, आई करंट का फ्लो होता है। ये आई करंट यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचती है। अब यहाँ पे जैसे ही आई करंट पहुँचेगी, इसके 2 रास्ते हैं, एक रास्ता इसका ऊपर की ओर गया, एक रास्ता गया नीचे की ओर। अब 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों में करंट भटकेगी, तो ऊपर की ओर मान लेते हैं I1 करंट गई और नीचे की ओर मान लेते हैं I2 करंट गई। दोनों तरफ करंट डिवाइड हो गई, ऊपर की ओर I1, नीचे की ओर I2। ये I1 करंट पहुँचते 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 यहाँ पर पहुँची, और I2 करंट पहुँचते पहुँचते यहाँ पर पहुँची। ये जो पॉइंट सी है और पॉइंट डी है, इन पॉइंट्स का एक एक पोटेंशियल होता है। भाई देखिए, पॉइंट सी का पोटेंशियल कितना है, VC, और पॉइंट डी का पोटेंशियल हमने लेट कर लिया VD है। अगर VC ग्रेटर देन VD है
अगर VC ग्रेटर देन VD है मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से ज्यादा है। पोटेंशियल कैसे डिसाइड होता है? इन रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से पोटेंशियल डिसाइड होगा इस पॉइंट का। अगर इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, इनकी वैल्यूज कम होगी तो यहाँ का पोटेंशियल कम हो जाएगा। पहला केस हमने कंसीडर किया, हमने मान लिया कि मान लेते हैं C पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा हाई पोटेंशियल, ये हो गया हमारा लो पोटेंशियल। और जो करंट है वो कैसे पास होगी? करंट गैल्वेनोमीटर में ऐसे पास हो जाएगी। मान लेते हैं IG करंट है और गैल्वेनोमीटर में नीचे की ओर ऐसे पास हो जाएगी। क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है तो करंट C से D की तरफ जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? और पॉइंट नंबर 2, अगर कहीं पर भी अगर VC लेस देन VD हो गया तो जो करंट है गैल्वेनोमीटर में कैसे पास होगी? करंट गैल्वेनोमीटर में नीचे से ऊपर की ओर पास होगी, मतलब D से C की तरफ जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? कुछ इस तरीके से करंट पास होगी और ये चीज गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन के द्वारा पता किया जा सकता है कि किधर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो किधर करंट जा रही है, गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से पता चल जाता है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज में ये दोनों कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ना तो ये कंडीशन होनी चाहिए ना ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तब भी उसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा, लेकिन वो व्हीटस्टोन ब्रिज जो स्पेशली एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए डिजाइन किया गया है वो पर्पज पूरा नहीं होगा। वो पर्पज क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा इन दोनों कंडीशन में अनबैलेंस्ड होगा, इन दोनों कंडीशन में अनबैलेंस्ड होगा। बैलेंस का मतलब होता है कोई तराजू है हमारे पास, वो बैलेंस कब कहलाएगा? जल्दी बताइए। जब दोनों तरफ बराबर वेट रखा हो तो वो बैलेंस कहलाएगा। बोलो कहलाएगा नहीं कहलाएगा? लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ बराबर नहीं है, VC VD अलग अलग है, VC VD अलग अलग है, बराबर नहीं तो बैलेंस नहीं कहलाएगा। तो बैलेंस कंडीशन कब होगी? तो बैलेंस कंडीशन के बारे में बताया जाता है कि बैलेंस कंडीशन तब होगी जब VC बराबर VD के हो जाएगा। और जैसे VC VD के बराबर होगा, जैसे VC VD के बराबर होगा, इसका मतलब करंट कितनी हो जाएगी? तो उसका जवाब है कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं जाएगी, मतलब IG = 0 हो जाएगा। तो इन दोनों बातों में से कोई भी अगर आप बात लिख देते हैं, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय बैलेंस कंडीशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल जो है वो अगर बराबर हो जाए, या इसको बोलते हैं जंक्शंस का सीरीज जो रेजिस्टेंसेस लगे। देखो ये दोनों सीरीज लगे हुए हैं तो ये इन दोनों की जंक्शन है, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों की जंक्शन है। तो आप कह सकते हैं रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज जो हैं उनके जंक्शंस का पोटेंशियल अगर इक्वल है, मतलब बोथ द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर जंक्शंस हैविंग द सेम पोटेंशियल, तो ये बात निकल के आती है। तो अगर ये चीज है तब भी वो बैलेंस कंडीशन में कहलाएंगे। और करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर दैट इज IG अगर इक्वल टू 0 है तब भी वो बैलेंस कंडीशन में कहलाएंगे। इन दोनों केसेस में वो बैलेंस कंडीशन में ही हमारी करंट जो होगी वो कहलाएगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गई ये बात? एकदम पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारी बैलेंस कंडीशन कहलाती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब हमें इस सर्किट में ये निकालना है कि बैलेंस कंडीशन में इन रेजिस्टेंसेस कितने होने चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन अचीव कैसे होती है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये कंडीशन अचीव कैसे हुई, तो उसका जवाब है बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ P। कैसे? वैल्यू ऑफ P को एडजस्ट करके। एडजस्ट करने से मतलब क्या है? क्योंकि P जो था वो वेरिएबल था और P अगर वेरिएबल था तो उसको वेरी किया जा सकता है। वेरी करने का मतलब उसको एडजस्ट किया जा सकता है और एडजस्ट करके P की वैल्यू को ऐसे हम सेट करते हैं कि इसमें पास होने वाली जो करंट है वो कितनी हो जाए? 0 हो जाए। और हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज किसमें कहलाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कहलाता है बैलेंस कंडीशन में। इसी को हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इस चीज को भी, इसको हम लोग बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो चाहे आप इसको बोले बैलेंस कंडीशन, चाहे बोले नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, चाहे बोले VC = VD, चाहे बोले IG = 0, सारी आते एक ही होती हैं। अब अगर यहाँ पे अब चलते हैं एट बैलेंस कंडीशन, हम इस ब्रिज को पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर बैलेंस कंडीशन है तो देखिए यहाँ पर कोई भी चीज क्यों नहीं है, वो सर्किट में बेकार है। और बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस कैसे होते हैं, ये हम निकालने जा रहे हैं, ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास करंट यहाँ तक आई। अब एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर जाएगी, लेकिन इधर करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए। जब ये दोनों सेम पोटेंशियल में हो गए तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा। तो जो करंट I1 इधर आई थी वही करंट I1 यहाँ पर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और ये करंट I1 यहाँ चली जाएगी और ऐसे I2 आते हुए I2 यहाँ पे चली जाएगी। तो I1 I2 दोनों मिल जाएंगे और यहाँ क्या बना देंगे, I और I होते हुए ये I ऐसे फ्लो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी सर्किट हो गई कंप्लीट। इसको इतना नोट कर लीजिए। फिर आते हैं इसमें किरचॉफ सर्किट लॉ लगाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लगाते हैं और निकालते हैं रेजिस्टेंसेस के बीच एक अजब का, एक गजब का हम निकालेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। बैलेंस कंडीशन P की वैल्यू को हमने एडजस्ट किया,
P की वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें हमने कर ली, बैलेंस कंडीशन अचीव कर लिया। बैलेंस कंडीशन अचीव कर ली तो रेजिस्टेंसेस के बीच एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को फाइंड करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखिए ध्यान से। बैलेंस कंडीशन है, ठीक है, और बैलेंस कंडीशन में कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब ये बात अगर आप जान गए हैं तो जल्दी से आइए अगली कहानी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो क्या है भैया, वो है रेजिस्टेंसेस के बीच रेशियो निकालना। उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स रूल्स या लॉज, किरचॉफ्स लॉज अप्लाई करेंगे इस गिवन सर्किट में। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक लूप का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर ए सी, ये सी है, ए सी डी ए, ठीक, और वो भी क्लॉकवाइज, ए सी डी ए और ले लेता हूँ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया ये, पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा था, सॉल्व करना सीखा था, वैसे इसको ले लेते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, ठीक। तो इसको क्लॉकवाइज लिया। ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो सबसे पहले मिलेगा मुझे एक रेजिस्टेंस P और साथ में करंट I, माइनस के साथ लगेगा तो कितना हो जाएगा, IR होता है, तो I1 इंटू P क्या है, रेजिस्टेंस। फिर आगे बढ़ते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा भी लेकिन उसमें कोई करंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं। आगे बढ़ते हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है तो प्लस का हो जाएगा I2 इंटू कितना हो जाएगा बाई Q, इक्वल्स टू उधर हमेशा जीरो होगा, कोई बैटरी मिली नहीं इस लूप में इसलिए बैटरी की वैल्यू नहीं होगी। अगर इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1P इक्वल्स टू I2Q, अगर चाहें तो इतना लिख सकते हैं यहाँ से। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। अगला लूप लेते हैं हम लोग, अगले लूप का नाम क्या रख दें, अगले लूप का नाम रख देते हैं DCBD, ठीक, और इसको भी ले लेते हैं क्लॉकवाइज, ठीक। डी से स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे डी से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले पहुंचेंगे CB में, तो CB में करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो कितना मिलेगा, I1 इंटू R मिल जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो करंट के अगेंस्ट चलेंगे तो प्लस का मिल जाएगा, I2 इंटू S मिल जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक। अगर यहाँ से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू R या I1R इक्वल्स टू I2S इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और 2 को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करने से हमें मिलेगा I1 अपॉन P इक्वल्स टू I1 अपॉन R इक्वल्स टू I2 अपॉन Q इंटू I2 अपॉन S। ये मिलेगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगी, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगी, मिलेगा क्या, P अपॉन R इक्वल्स टू Q अपॉन S। यहाँ से साफ साफ आप देख सकते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा हल्का सा चेंज करें तो हम लिख सकते हैं P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। यही चीज़ मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताई थी कि अगर ऐसा है, किसी भी ब्रिज जैसी अगर स्ट्रक्चर दिखता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ये अगर स्ट्रक्चर दिखता है तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S अगर है, P अपॉन Q R अपॉन S है, तो ये कब हुआ है, जब हमारा ब्रिज जो है वो बैलेंस कंडीशन में है। बहुत ध्यान से एक बात को सुनिएगा क्योंकि मैं अभी यहाँ पर बात को अपनी घुमा दूंगा। जब हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तब हमें ये चीज़ मिलती है, और अगर कहीं पर किसी सर्किट में अगर आपको ये चीज़ मिल जाए तो आप क्या कहेंगे, ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में है तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम होगा, और अगर रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम है तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम है तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, हेंस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगी। और इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रही है, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, इसलिए इनके जो रेशियो हैं वो सेम होंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो मतलब जहाँ पे जिस तरीके से जरूरत हो वहाँ पर उस तरीके से इस अपने जो व्हीटस्टोन ब्रिज की थ्योरम है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रूफ था व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन का, ये प्रूफ हमने आपके सामने कर दिया, ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमारा ये रेजिस्टेंस अननोन है, जो R रेजिस्टेंस है, अगर ये अननोन है तो इसको नोन कैसे किया जाएगा, इसको निकाला कैसे जाएगा, तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ से देखिएगा अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, ब्रिज को हम बैलेंस करते हैं। ब्रिज को बैलेंस करने के बाद बैलेंस जैसे हो जाएगा हम ये कंडीशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ से, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, या इसको चाहे तो लिख सकते हैं हम R अपॉन S इक्वल्स टू P बाई Q, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें तो R इक्वल्स टू लिख सकते हैं R इक्वल्स टू S P बाई Q। देखिए यस आपका नोन है, Q आपका नोन है,
और P आपका वेरिएबल है, मतलब वो भी नोन है। तो तीनों ये चीज़ें नोन है और ये अननोन था, इसकी वैल्यू निकलकर बाहर आ गई। तो इस तरीके से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से निकाल सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन क्या है, कभी आपसे पूछ सकता है इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन ये है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना इसका एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन काफ़ी बड़ा भी है, एक डिवाइस भी इसके हिसाब से बनाई गई है। उस डिवाइस का जो नाम है, इसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग एक डिवाइस बनाई गई है, उस डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज। वो कंप्लीटली इसी पर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। अभी हमारा अगला टॉपिक वही है, मीटर ब्रिज ही पढ़ना, लेकिन कुछ और बातें हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपको हम अभी पढ़ाना चाह रहे हैं। वो बातें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है उनमें से ये है, पहला पॉइंट ही कह सकते हैं। पहला पॉइंट ये है जो बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लेता है, व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब कहलाता है? व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव। व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब कहलाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? योर आंसर, व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव तब कहलाएगा जब हम अगर रेजिस्टेंस की, किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करें, या वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है हमारा P की वैल्यू को अगर हम चेंज करें और गैल्वेनोमीटर से बहुत ज़्यादा करंट पास होने लगे, P की अगर थोड़ी सी वैल्यू चेंज करें और गैल्वेनोमीटर से बहुत ज़्यादा करंट पास होने लगे, मतलब तुरंत ब्रिज जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाए। जैसे गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगी, ब्रिज क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो कहा जाएगा ब्रिज हमारा बहुत ही सेंसिटिव है, हमने थोड़ी सी गड़बड़ी की और वहाँ पर बहुत गड़बड़ी हो गई, मतलब ब्रिज इज़ वेरी सेंसिटिव, व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ वेरी सेंसिटिव। ठीक, तो सेंसिटिव अच्छा होता है, ब्रिज अगर सेंसिटिव है दैट्स वेरी गुड थिंग। सेंसिटिव बनाया कैसे जाए, हाउ इट कैन बी सेंसिटिव? तो उसका एक आंसर है कि जो PQRS हैं, चारों रेजिस्टेंस हैं PQRS, दे शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर के होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम ऑर्डर? सेम ऑर्डर का मतलब अगर P अगर 200 ओम का है तो ये 250 ओम का हो जाए, ये 300 ओम का हो जाए, ये 4000 ओम का हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। सब एक ऑर्डर के होने चाहिए। मतलब ये 3 डिजिट में है तो ये भी 3 डिजिट में हो, ये भी 3 डिजिट में हो, ये भी 3 डिजिट में हो, 4 डिजिट में ना जाए, सेम ऑर्डर में हो। मतलब इसकी ऑर्डर अगर 10⁻³ है तो इसकी भी ऑर्डर 10⁻³ हो, इसकी भी ऑर्डर 10⁻3, इसकी 10⁻4 हो गई, 4 नहीं होनी चाहिए, 10⁻3 सबकी होनी चाहिए। सेम ऑर्डर में अगर होंगे ये सब तो ब्रिज हमारा सेंसिटिव रहेगा। अगली बात, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अगर गैल्वेनोमीटर और बाइट्रिक के टर्मिनल्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब जो बाइट्रिक कनेक्ट है ये इन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दी जाए और गैल्वेनोमीटर जो है इन दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, तो क्या अब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा? तो देखिए P/R Q/S हो सकता है, तो P/Q = R/S भी हो सकता है। इसलिए सीधी सी बात है कि अगर आप बाइट्री और गैल्वेनोमीटर दोनों के टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज करते हो तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तब भी ब्रिज हमारा बैलेंस ही रहेगा, नो चेंज विल कम। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत है। तो ये रही कहानी हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की। आप इस ब्रिज को बना लीजिए बढ़िया सा, और हम बढ़ते हैं अपने अलग टॉपिक की तरफ जिसका नाम है हमारा एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और उस डिवाइस का नाम क्या है? मीटर ब्रिज। अब आप कहोगे मीटर ब्रिज को क्यों बनाया आपने? तो मीटर ब्रिज को हमने बनाया अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। इसका काम क्या है? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। ठीक, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये डिवाइस बनाई गई। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए डिवाइस हमारी बनाई गई, मीटर ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की रिस्पेक्ट में थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। ये एक सर्किट है, इसमें वायर है और ये एक डिवाइस है, इसमें सपोर्टिंग मटेरियल होगा, इसका एक फिजिकल शेप और साइज होगा। बात समझ नहीं समझ रहे हैं? ये एक डिवाइस है। तो हमने क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रिंसिपल मानते हुए एक डिवाइस बनाया और इस डिवाइस का नाम रख दिया मीटर ब्रिज। तो अगर आपसे कोई कहता है कि मीटर ब्रिज क्या है और किस पे बेस्ड है, तो आपका जवाब होगा मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे ये बनी हुई है एकदम वैसे ही बनाते हैं। आइए देखते कैसे। यहाँ पर किया क्या गया, बहुत ध्यान से सर्किट को एक एक करके बनाते हैं। यहाँ मैं सर्किट बना लेता हूँ, उधर मैं सोल्यूशन कर दूंगा, क्योंकि उस सर्किट को देख देख कर इधर बनाऊंगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। सबसे पहले देखिएगा इस सर्किट में क्या करते हैं,
यहाँ पर हम एक 90 डिग्री की स्ट्रिप ले लेते हैं। बहुत ध्यान से हमारे साथ सुनते चलिएगा। 90 डिग्री पर एक कॉपर की स्ट्रिप लगा लेते हैं, ऐसे 90 डिग्री पर आपस में मुड़ी हुई कॉपर की एक स्ट्रिप है ये, ठीक। यहाँ पर टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल यहाँ पर है जहाँ से कोई वायर बांधा जा सकता है, एक टर्मिनल यहाँ पर है जहाँ से कोई वायर बांधा जा सकता है, और एक टर्मिनल यहाँ पर है जहाँ से कोई वायर बांधा जा सकता है। थोड़ा सा गैप छोड़कर फिर एक स्ट्रिप लगी हुई है। ये कॉपर की थिक स्ट्रिप्स हैं। कॉपर की इसलिए बनाया गया है ताकि रेजिस्टेंस कम रहे, और थिक इसलिए बनाया गया है क्योंकि एरिया ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिप्स हैं इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। इन स्ट्रिप्स का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्यों नेग्लिजिबल होगा? पहली बात तो ये कॉपर की है, दूसरी बात काफ़ी थिक है, तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा नेग्लिजिबल। ये एक वुडन बोर्ड, लकड़ी के बोर्ड पर बनी हुई होती हैं, या कह सकते हैं कि थड़ी हुई होती हैं। थड़ी इन द सेंस चिपकाई गई होती हैं, या कह सकते हैं उस पर फिक्स की गई होती हैं। द वेरी प्रॉपर वर्ड इज टू बी फिक्स्ड ऑन अ वुडन बोर्ड, ठीक। यहाँ पर भी 3 टर्मिनल बना दिए जाते हैं, और इन दोनों टर्मिनल के बीच, ये टर्मिनल और इन टर्मिनल के बीच एक रेजिस्टिव वायर, इन दोनों टर्मिनल के बीच एक रेजिस्टिव वायर। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक दिन बताया था कि एक्सपेरिमेंट में कौन से वायर का यूज करते हैं, तो उन वायर का नाम मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन, क्या बताया था मैंने? कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन, ठीक है, वायर का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। इन वायर का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ पर क्यों करते हैं इन वायर का यूज? क्योंकि इसके पीछे रीजन था, इसका अल्फा बहुत कम होता है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, जिससे अगर टेम्परेचर बढ़ता भी है तो इनके रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। करते क्या है, आइए सबसे पहले नाम रखते हैं। नाम क्या रखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस टर्मिनल को हम नाम दे देते हैं ए, ठीक। यहाँ पर बीच में भी एक टर्मिनल जोड़ा जाता है, इस टर्मिनल को नाम दे देते हैं सी, ठीक, और इस टर्मिनल को नाम दे देते हैं हम बी। देख लीजिए कहाँ कहाँ वहाँ है, और इन दोनों के बीच हम लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? क्योंकि आप जब तक लैब में अपनी जाओगे नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स की लैब में, तब तक केमिस्ट्री लैब में आपको हम भेज रहे थे, बताओ, फिजिक्स पढ़ने के लिए। रेजिस्टेंस बॉक्स जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि होता क्या है, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ऐसे, और इसमें लगी होती हैं कीज़। तो यहाँ से हम टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और जिस की को निकाल लेते हैं। अगर ये की जो है ये 5 ओम की है, इसको हमने सर्किट से बाहर कर लिया, तो इस पूरे रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू जो होगी 5 ओम की हो जाएगी। अगर यहाँ से हमने की बाहर खींच लिया तो पूरे रेजिस्टेंस बाहर की वैल्यू 10 ओम की हो जाएगी। ऐसे 10 फैक्ट, मतलब अगर 2 लगातार निकाल लिया 10-5 वाली, तो पूरे रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू 15 ओम हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से ये वेरिएबल रजिस्टर है। क्या है? वेरिएबल रजिस्टेंस है पी जैसा, ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं किसी को? वेरिएबल रजिस्टर है पी जैसा, जैसे हमारे सर्किट में पी था वैसे एक प्रकार से वेरिएबल रजिस्टर है, और इसकी वैल्यू भी हम पी मान लेते हैं, ठीक। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है, हम जानते ही नहीं है। एक वायर लगा दिया ऐसे ही फर्जी का, और इसकी वैल्यू है आर। आप देख सकते हैं साफ साफ कि ए और सी के बीच क्या कनेक्ट है, पी। यहाँ भी मैंने ए और सी के बीच क्या कनेक्ट किया है, पी। सी और बी के बीच क्या कनेक्ट है, आर। तो सी और बी के बीच में मैंने आर कनेक्ट किया है, बहुत ध्यान सुनिएगा। लेकिन ए और बी के बीच, इधर ए और बी के बीच एक पॉइंट डी है और बीच में 2 रेजिस्टेंस है, तो मैंने ये वायर कंसीडर कर लिया, और साथ साथ में इस वायर में मैं 2 रेजिस्टेंस लूंगा। अब क्या करूंगा मैं, इन दोनों टर्मिनल्स को ए और बी को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, जैसे कि उसमें कनेक्ट किया गया है। एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा और इसमें करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया हमारा माइनस। ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया मीटर ब्रिज का, ठीक। चाहे इसे कहो चाहे इसे कहो, जिससे भी कहना उसे कहो, क्योंकि सारे एक ही हैं। इनके बीच यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस हो नेग्लिजिबल है, इसलिए पॉइंट बी ये भी है, पॉइंट बी ये भी है, ये भी पॉइंट बी है, क्योंकि यहाँ भी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। थिक कॉपर स्ट्रिप होने की वजह से ये भी पॉइंट बी ही है, यहाँ का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ये सी है तो ये भी सी है, ये भी सी है, क्योंकि यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये मानकर हम चल रहे हैं,
अभी हम सर्किट बना रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइए क्या किया मैंने। फिर एक वायर लिया, ये वायर है, उसको C से कनेक्ट किया और उसका दूसरा टर्मिनल एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। उसका दूसरा एक पॉइंट यहाँ से कनेक्ट किया C से और दूसरा गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। देखिए ये वायर था यहाँ से यहाँ तक, एक एंड इसका C से कनेक्ट है, दूसरा गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, एकदम वैसे ही सर्किट बन रही है। फिर गैल्वेनोमीटर से क्या करेंगे, D से कनेक्ट करेंगे। तो गैल्वेनोमीटर से एक वायर निकाला और उसको ले जाके एक टचिंग डिवाइस, एक हमारी डिवाइस है जो टच करेगी इस वायर को, इस वायर को, यहाँ से यहाँ के बीच जो ये वायर लगा हुआ है, मैंगनीज या कांस्टेंटन का जो वायर लगा हुआ है जिसको हम रेजिस्टिव वायर कहते हैं, उसको टच करने वाली एक डिवाइस लगाइए जो चाकू की तरीके से शार्प होती है। इसको इसमें आगे कनेक्ट कर दिया और इसी को इस पर स्लाइड करते हुए चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करेंगे और क्या करेंगे, डी को ढूंढेंगे। डी कहाँ है, इसको ढूंढने के लिए ये टचिंग डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम बहुत ही मज़ेदार है, जॉकी कहा गया है। इसको क्या कहा गया, जॉकी। ठीक, इसको कहा गया जॉकी। एंड जॉकी स्लाइडेड ओवर द रेजिस्टिव वायर, जॉकी को रेजिस्टिव वायर के ऊपर क्या किया गया, स्लाइड किया गया। अब हम चाहें तो इस डायग्राम को मिटा सकते हैं क्योंकि मैंने इसी डायग्राम को बेस्ड मानकर आपके सामने एक डिवाइस हमने बता दी। ठीक है भाई, बोलो बन गई कि नहीं बन गई। अब मान लेते हैं जैसे ही आप इस जॉकी को इस पॉइंट पे रखोगे तो गैल्वेनोमीटर में ऐसे डिफ्लेक्शन हो जाएगा इधर की ओर, तुरंत जैसे इस पॉइंट पर रखोगे गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जैसे जॉकी को यहाँ रखोगे गैल्वेनोमीटर में उधर डिफ्लेक्शन हो जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर में इधर रखोगे तो इधर डिफ्लेक्शन, उधर रखोगे तो उधर डिफ्लेक्शन। मतलब गैल्वेनोमीटर जब एक तरफ रखा गया तो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, जब दूसरी तरफ रखा गया तो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में ये ऐसे घूम के यहाँ पर पहुँच गया, तो बीच में कहीं तो ऐसा कुछ होगा जहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, एकदम जीरो होगा। तो हम उसी पॉइंट की तलाश में हैं जहाँ पर बीच में उसका डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए, कहने का मतलब नल डिफ्लेक्शन आ जाए। मतलब हम किस चीज़ की तलाश में हैं, नल डिफ्लेक्शन की तलाश में हैं। तो हम इस पॉइंट से मतलब A से B की तरफ जाएंगे और नल डिफ्लेक्शन ढूंढेंगे। तो हमने मान लिया हमारा नल डिफ्लेक्शन जो है इस पॉइंट पर मिल गया। किस पॉइंट पर मिल गया, इस पॉइंट पर हमारा नल डिफ्लेक्शन मिल गया। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया AD, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, मतलब A से D की जो लेंथ है उसको हमने L मान लिया। और आपको एक बात जो अभी तक हमने नहीं बताई, ये A और B पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ये 100 सेंटीमीटर होती है, मतलब 1 मीटर होती है। ये पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा, A पॉइंट से B पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब लेंथ ऑफ द वायर, यहाँ से यहाँ तक जो ये वायर लगा हुआ है इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। और 1 मीटर लंबाई होने की वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज रखा जाता है। 1 मीटर लंबाई होने की वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज होता है। और इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड किया जाता है। इस जॉकी को ध्यान से सुनना, एकदम कंसंट्रेट होकर, एकदम फोकस्ड होकर इस बात को सुनना कि जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड किया जाता है, इसलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी होता है। नोट इट डाउन, इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी होता है। इट्स नेम इज स्लाइड वायर ब्रिज आल्सो। इस पॉइंट को भी नोट किया जाए तुरंत तुरंत। इसको स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तो हम A से B की तरफ जा रहे थे और पॉइंट D हमें मिल गया, वहां पर हमारे बैलेंस कंडीशन आ गई। ठीक, तो अब हम एक काम करेंगे, हम A से D का रेजिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि हमको 4 रेजिस्टेंस की जरूरत है ना। तो एक ये हो गया, एक वो हो गया, और एक A से D तक के वायर का रेजिस्टेंस और एक D से लेकर B तक के वायर का रेजिस्टेंस। तो 4 रेजिस्टेंस आ गए। बैलेंस कंडीशन दिख रही है। क्यों बैलेंस कंडीशन है, क्योंकि D पॉइंट पे जब हमने टच किया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 था। इसका मतलब ये जो ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन वाला ब्रिज है ये। इसका मतलब जो रेशियो होंगे रेजिस्टेंसेस के वो सेम होंगे, लेकिन हम पहले एक काम करें, RAD के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें, RAD निकालें। तो यहां पर एक काम करेंगे, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, RAD निकालने जा रहे हैं। RAD एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई एरिया। तो बिल्कुल सही, यहाँ की रेजिस्टिविटी मान लेते हैं रो है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी L है, और अपॉन में क्या है, एरिया। एरिया हमारा ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम RDB निकालें तो वो हो जाएगा रो, और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है, ये L है, तो बची हुई कितनी हो गई, DB हो गई 100 माइनस L। ये लेंथ काउंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, B यहाँ कंसीडर किया जाएगा, और ये हो जाएगी 100 माइनस L अपॉन एरिया।
ठीक, तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। तो कहने का मतलब यहाँ से ये है कि हमको रेजिस्टेंस निकालना था RAD अपॉन RDB, और ये आ गए कैसे काट पीट के, कितना आएगा L अपॉन 100 माइनस L। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर अप्लाई करिए व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन, ठीक, तो चलिए आइए अप्लाई करते हैं। एज ब्रिज इज बैलेंस्ड, जैसा कि ब्रिज बैलेंस है तो आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप लिख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, मतलब P अपॉन RAD, P अपॉन RAD इक्वल्स टू R अपॉन RDB। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है R, क्योंकि आप निकालने आए हैं अननोन रेजिस्टेंस, ठीक, तो R निकालना है आपको, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R इक्वल्स टू P RDB अपॉन RAD, RDB अपॉन RAD, ये हो गया R के वैल्यू। और RDB अपॉन RAD अगर यहां से निकालें आप तो कितना आ जाएगा आपके पास, P इंटू 100 माइनस L अपॉन L, ये हो गया हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू। बात को समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे देखिए दो ही रेजिस्टेंस के बल पे आपने अननोन रेजिस्टेंस को निकाल लिया। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेंथ निकालनी थी। जैसे मान लिया इसकी वैल्यू सिर्फ आपको पता होनी चाहिए बस, और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, इसकी वैल्यू तुरंत निकाल आएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको निकालना है तो इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ से यहाँ की ओर वायर स्लाइड करिए बहुत स्मूथली। क्यों बहुत स्मूथली? अगर कहीं का एरिया कम हो गया, पता चला आपने दबा दिया, एरिया कम हो गया तो इसका एरिया अलग, इसका एरिया अलग, तो डिवाइड करने पे कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो लेंथ अपनी रेशियो में नहीं आएगी, तो पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा और फिर क्वेश्चन का आंसर भी गलत आएगा। मतलब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, जब आप स्लाइड कर रहे होंगे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आएगी वो गलत आएगी। तो R इक्वल टू P आ गया, और यहाँ से यहाँ तक आपने अगर स्लाइड किया और ये अगर 100 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं स्लाइड करने के बाद 60 आ गई, तो नीचे हो जाएगी 60, क्योंकि नीचे L है, तो ऊपर कितना बचेगा 40। बस आपको ये निकल आया। अब एक बार यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये R है, तो R के सामने वही होगा जो यहाँ पे R के नीचे होगा, यहाँ पर वही होगा जो यहाँ पे नीचे होगा। बात समझे नहीं समझे? अगर ये अननोन रेजिस्टेंस इधर लगा है, अगर ये अननोन रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है तो L ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100 माइनस L। ठीक है, मतलब अगर ये अननोन रेजिस्टेंस इस साइड में लगा होता, रेजिस्टेंस बॉक्स इस साइड में लगा होता, तो ऊपर हो जाता 60, नीचे हो जाता 40। तो अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। और अगर P बढ़ेगा तो 60 बढ़ेगा। नोट कर लीजिए सब बातें, P बढ़ेगा तो 60 बढ़ेगा। या यहाँ से मैं बता देता हूँ, अगर R ज़्यादा है तो 100 माइनस L ज़्यादा आएगी, अगर P ज़्यादा है तो L ज़्यादा आएगा। ये सब बातें नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हमारे मीटर ब्रिज के बारे में आपने देखा कि मीटर ब्रिज कैसे आपके साथ बढ़िया मस्ती से आपको एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का नाम मीटर ब्रिज क्यों होता है? क्योंकि ये 1 मीटर का होता है। मीटर ब्रिज का नाम स्लाइड वायर ब्रिज क्यों होता है? क्योंकि इस पे जॉकी को स्लाइड किया जाता है। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के इंटरेस्ट क्वेश्चंस भी हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं ये सारे, और भी जगहों से क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर गैल्वेमीटर और बैटरी के टर्मिनल्स को आपस में चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? गैल्वेमीटर और बैटरी के टर्मिनल्स को आपस में चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, बहुत जल्दी मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, खूब स्पीड में बताया है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीज़ें बता दिया है मैंने। ठीक, इसका मतलब ये है, अभी मैं देख रहा था टाइमिंग, तो लगभग आधे घंटे में आपने व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसी स्पीड से पढ़ेंगे जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप आराम से स्मूथली एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलें और अच्छे से कवर करें। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से चीज़ों को नोट करते हुए धीरे धीरे पढ़ें। आपके पास बहुत समय है, ठीक है, और समय का पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप भागते हुए स्पीड में चलेंगे, क्योंकि बेटा उसमें फिर आपका नुकसान होगा। मैं थोड़ा तेज़ी से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए जल्दी जल्दी चीज़ें। तेज़ी से बोलने से थोड़ा हमारी एनर्जी भी मेंटेन रहती है, धीमे बोलूँगा तो मैं थकान महसूस करने लगूंगा, है ना। चलिए आइए, मैं क्या कह रहा था, गैल्वेमीटर और बैटरी की वैल्यूज को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो बैलेंस पॉइंट पर क्या प्रभाव आएगा? तो लिखाएगा नो इफेक्ट ऑन बैलेंस पॉइंट।
अगर गैल्वेनोमीटर और बैटरी को चेंज कर दिया जाए तो बैलेंस पॉइंट पर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, बैलेंस पॉइंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर इस रेजिस्टेंस को इधर कर दिया जाए और इसको इधर कर दिया जाए तो इधर बैलेंस पॉइंट पर क्या प्रभाव आएगा, तो जो L है वो 100 माइनस L हो जाएगी और इधर L हो जाएगा। अगर इनको आप इंटरचेंज कर दोगे तो नीचे की वैल्यूज भी इंटरचेंज हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा हमारी बातें। ये मीटर ब्रिज सेंसिटिव कब कहलाता है, तो ये मीटर ब्रिज सेंसिटिव तब कहलाता है जब यहाँ पर की वैल्यूज जो हैं P और R की जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज जो हैं वो लगभग सेम ऑर्डर की हो, तो ये मीटर ब्रिज हमारा क्या कहलाता है, सेंसिटिव कहलाता है। समझ गए। इंड एरर क्या है, क्वेश्चन आता है इंड एरर। इंड एरर क्या है, तो कई बार मीटर ब्रिज में हम जब मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो इंड पर आती हैं, बैलेंस पॉइंट यहाँ आ जाता है, उसको बोलते हैं इंड एरर। ये तब होता है जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स में एक प्रॉपर रेजिस्टेंस को नहीं निकालकर अनप्रॉपर रेजिस्टेंस निकालते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इंड एरर। डबल डिफ्लेक्शन प्रॉब्लम क्या है, या डबल डिफ्लेक्शन कह के वन साइड डिफ्लेक्शन, वन साइड डिफ्लेक्शन एक प्रॉब्लम होती है इसमें। वन साइड डिफ्लेक्शन क्या है, वन साइड डिफ्लेक्शन है जब आप यहाँ पे कनेक्ट करें तब भी ये इधर ही आए, और जब आप यहाँ पे कनेक्ट करें तब भी रेजिस्टेंस की जो की है मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर वाली, वो इधर ही आए, तो इस केस को बोलते हैं वन साइड डिफ्लेक्शन। वन साइड डिफ्लेक्शन तब आता है जब हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो सही से ना कनेक्ट हो, या बैटरी के टर्मिनल्स जो हो सही से ना कनेक्ट हो, तब हमारा वन साइड डिफ्लेक्शन आता है। तो वन साइड डिफ्लेक्शन सही करने के लिए, मतलब डबल साइड डिफ्लेक्शन पाने के लिए आप बैटरी के टर्मिनल्स को टाइट करिए, रेजिस्टेंस बॉक्स सही करिए, आपका डबल साइड डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो इज इट क्लियर, आप लोगों को बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इसी तरीके से कुछ आपको मीटर ब्रिज पढ़ना था। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं जो मीटर ब्रिज में जानना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर हमें एक चीज पता चली है कि मीटर ब्रिज एकदम कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा है। एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है P और एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है R, और नीचे यहाँ पर आता है L और यहाँ पर आता है 100 माइनस L, और इनका रेशियो भी कुछ ऐसा ही है, P अपॉन L इक्वल्स टू R अपॉन 100 माइनस L। ये चीज़ आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए कॉपी में, यही मीटर ब्रिज है। P अपॉन L इक्वल्स टू R अपॉन 100 माइनस 1। अब इसमें जो भी अननोन है उसको आप निकाल सकते हैं, ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये रख दिया करिए, हमेशा मीटर ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक अपनी तरफ से निकाल के बच्चों के लिए बना रखी है। इस शॉर्ट ट्रिक से बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लीजिए, 4 रेजिस्टेंस है 1 2 3 4, इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे ही रख दीजिए और इनका रेशियो लिख दीजिए। चाहे तो आप इनका रेशियो लिख दीजिए, प्रोडक्ट में लिख दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, P इंटू 100 माइनस L इक्वल्स टू L इंटू R, ऐसे भी आप लिख सकते हैं चाहे तो। जब आप क्रॉस करें तो प्रोडक्ट कर दें, जब नीचे ऊपर करें तो उसको क्या करें, डिवाइड कर दें, P अपॉन L इक्वल्स टू R अपॉन 100 माइनस L। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, तो इससे आप बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब आइए कुछ हम लोग क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। कल के क्लास में पार्ट 7 में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, ठीक है। कल क्लास में पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियोमीटर करने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लाइव वीडियोस में आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एक बच्चे ने सजेशन दिया था सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करा दीजिए करिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा। इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा लाइव वीडियो में, चाहे 2 घंटे का सेशन हो चाहे 3 घंटे का सेशन हो, लाइव वीडियो में आकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चले भाई आगे देखिए, क्वेश्चन निकालते हैं, अपना बॉक्स खोलते हैं हम, क्वेश्चन बॉक्स। दिस इज नॉट अ फोन, दिस इज अ क्वेश्चन बॉक्स, इज इट ना? हाँ ना बोल दिया करो भाई, ऐसे बैठे रहते हो गुमसुम बन के हैं। हाँ ना बोला करो ताकि हमें तो पता चलना चाहिए यार। हम तो यार पता है तुम लोग तो यार मस्त वीडियो देखते रहते हो, हम बोलते रहते हो, सुनते रहते हो यार। जब मैं बोलता हूँ तो तुम लोग बोलते ही नहीं हो, पता नहीं क्या खा के आते हो, चुपचाप बैठे हुए हो देख रहे हो हमें। बोला करो थोड़ा यार, बड़बड़ाया करो, हमें भी सुनने में अच्छा लगता है। एक कमेंट कहता हूँ डाल दो, तो आप लोग कमेंट तो डाल नहीं पाते हो कि सर जी अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, गंदा पढ़ाते हो, आप बहुत बेकार पढ़ाते हो, कुछ तो लिख दिया करो यार। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है भाई आज हमारे पास। देखा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स, एक सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बना हुआ है, देखने में कैसा है, लेकिन हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत सारी तरीक़ों से बन सकता है ना, देखने में कई भी तरीके से बन सकता है। अब देखिए ये 2 रेजिस्टेंस हो गए, अब इनके साथ ये हो गया तीसरा जिसको गैल्वेनोमीटर कहते थे आप, और ये हो गया आपका नीचे वाला रेजिस्टेंस,
और ये हो गया आपका पांचवा। तो इसको ऐसे ना बनाकर इनको इन्होंने ऐसे बना दिया है, तो बात वही है। इसको x कहा, इसको 18 ओम कहा, इसको 2 ओम दे दिया, इसको 6 ओम दे दिया, और इसको दे दिया 5 ओम, और यहाँ दे दिया 6 वोल्ट। क्या कह रहा है कि वन नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है तो इसकी वैल्यू बताइए। अब जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है तो इनका जो रेशियो होगा इनका वो सेम होगा। अब लगाइए वही तरीका कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला। इसका मतलब x/2 इक्वल्स टू 18/6। बोलो भाई, हो गया नहीं हो गया? तो 2 3 जा 3 6 जा, तो x इक्वल टू 6 ओम। अरे इतना छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। इतना बड़ा डायग्राम उससे बहुत है छोटा क्वेश्चन। 6 ओम आ गया आंसर। चले भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQRS are 4 resistance wire of resistance 2 2 2 3. Find out the resistance with which S must be shunted. shunted का मतलब क्या होता है जान लीजिए आज यहाँ पर। शंटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, शंटिंग का मतलब होता है इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देना, ये कहलाता है शंटिंग। ये जो रेजिस्टेंस है ये शंटेड है, ये रेजिस्टेंस शंटेड है, और शंटिंग करने के लिए जो रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया वो ये है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? क्वेश्चन कह रहा था कि PQRS 4 रेजिस्टेंस हैं, तो ऐसे बना लेते हैं। वो बनाना तो ठीक नहीं है, वो मतलब मीटर ब्रिज बनाना ठीक नहीं। कहाँ तक बनाएंगे? ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। PQRS आर 4 रेजिस्टेंस वायर। आप 2, इसकी वैल्यू दी गई 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 3 ओम रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस विद विच S मस्ट बी शंटेड। S के साथ कितना शंटिंग करना चाहिए? मस्ट बी शंटेड इन ऑर्डर दैट ब्रिज में बी बैलेंस। इसके साथ कितना करना चाहिए कि ये बैलेंस हो जाए? तो हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू 3 ओम दी गई है, हम थोड़ी देर के लिए मानेंगे नहीं कि 3 ओम इसकी वैल्यू है। पहले एक काम करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको किस रेजिस्टेंस के साथ शंट करना चाहिए कि इसकी वैल्यू 3 ओम आ जाए। बात समझे? चलो एक डायरेक्ट तरीके से करते हैं। हमने मान लिया कि इसको हम शंटिंग करते हैं। शंटिंग का मतलब हो गया यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो 3 ओम का था, इसको हमने शंटिंग कर दिया R ओम के साथ। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? इस फोर्थ कोऑर्डिनेट वाले की जो टोटल वैल्यू है, मतलब S की जो टोटल वैल्यू है कितनी हो गई? तो S की जो टोटल वैल्यू है वो हो गई, इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब RS/3 + R, ये हो गई। R हमको निकालना है और S की वैल्यू दी गई है 3, तो R × 3/3 + R, ये वैल्यू हो गई इसकी। ठीक, अब लगा दीजिए बैलेंस कंडीशन, तो कितना हो जाएगा? 2/2 = 2/R × 3/R + 3, ये बना। इसको ऊपर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2/3 मतलब 1 हो गया। 1 = R + 3 × 2/R × 3, ये हो जाएगा R × 3 = 2R + 6। ठीक, ये 3R है, ये 2R है, तो R = कितना आ गया? 6। अरे वाह, इसका भी आंसर 6 ही आया। इसका मतलब अगर इसके साथ 6 ओम लगा दिया जाए पैरेलल में तो ये भी हो जाएगा 2, क्योंकि 2 2 इधर है तो 2 2 इधर भी हो जाएगा। करके देखो, 6 लगा के देखो। इसके साथ अगर 6 लगाओगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 6 3 = 18 और 6 3 9, 9 18 मतलब 2। हाँ भाई सही आया आंसर, चेक भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो कुल मिलाकर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है? लिखा है द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द 2 गिवन सर्किट्स। 2 सर्किट दी गई हैं। सर्किट बना देता हूं आप लोगों के सामने। गैल्वेनोमीटर दिया गया है यहाँ पर 60 ओम का। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम का, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1 का, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 9 ओम का, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 6 ओम का, और ये हो गई हमारा बैटरी लगी हुई है यहाँ पर 3 वोल्ट की। ठीक है, अगली सर्किट क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा।
अगली सर्किट कहती है यहाँ पर बैटरी लगा दिया, तो हमने आपसे बताया था बैटरी यहाँ वहाँ लगाने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे वहाँ लगाओ, दोनों केस में सर्किट बैलेंस ही रहती है। ठीक है, तो ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 12 ओम, हो गया मतलब दिया गया, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। ये हो गया 8 ओम और यहाँ पे वैल्यू दी गई है R2, और ये लगा होगा गैल्वेमीटर, क्योंकि बैटरी बीच में लग गई तो गैल्वेमीटर यहाँ लग गया, और गैल्वेमीटर की जो वैल्यू दी गई है 1.20 ओम दी गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ R1 R2 यूज्ड इन 2 सर्किट्स। इन दोनों सर्किट में R1 R2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो वेरी इजी क्वेश्चन इट इज, यहाँ से R1 निकालिए, यहाँ से R2 निकालिए। बैलेंस बताया है कि नहीं बताया, पहले ये तो देखें यार, नहीं मुसीबत हो जाएगी। द गैल्वेमीटर इन ईच ऑफ द 2 गिवन सर्किट डज नॉट फ्लो एनी डिफ्लेक्शन। गैल्वेमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या है, दोनों ब्रिज बैलेंस हैं। इसका मतलब यहाँ पर 60 ओम का कोई मतलब नहीं है और यहाँ पर 1.20 का कोई मतलब नहीं है। अब ये दोनों बैलेंस है, तो बैलेंस है तो क्या लिखा जाएगा, जल्दी देखिए। फर्स्ट कंडीशन में देखिए 4/6 इक्वल्स टू R1/9, कोई दिक्कत। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, बोलो भाई। तो R1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 2 जा 6 ओम, ये R1 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से उधर वाले ब्रिज में जाइए, बैटरी और गैल्वेमीटर को देख के घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया दोनों इंटरचेंज किए जा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6/R2 इक्वल्स टू 12/8। तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से काट दीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, तो कितना हो गया R2 इक्वल्स टू आ गया 4 ओम। ठीक, और R1 R2 का रेशियो बताया है, तो R1/R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/4, मतलब 2 3 जा 2 2 जा, मतलब 3:2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आ गया, बोलो भाई। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखिए, 1 सेकंड में मसल के फेंक दे रहे हैं हम लोग, है ना, महान हो गए हम लोग। 3:2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, जल्दी जल्दी से। अगला क्वेश्चन कहता है इन अ मीटर ब्रिज। अभी तक जो क्वेश्चन थे व्हीटस्टोन ब्रिज से थे, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मीटर ब्रिज से हैं। ठीक है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन मीटर ब्रिज से जब क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा दमदार हो जाते हैं। इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे मिला, इसका मतलब एल कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस एल कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। बात समझे नहीं समझे, चलिए। इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस। एस का मतलब क्या है, सर्किट के हिसाब से जो यहाँ पे सर्किट बनी हुई है, यहाँ पर आर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे 100 माइनस एल है। तो अभी तक ये दिया गया है, तो अभी तक अगर ये दिया गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लिख सकते हैं R/L इक्वल्स टू L/100 माइनस एल, बोलो लिख सकते हैं। या हम चाहे तो लिख सकते हैं R/S इक्वल्स टू L/100 माइनस एल, बोलो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब लिख सकते हैं R/S इक्वल्स टू 60/40, बोलो लिख सकते हैं। 0 से 0 कटी, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं R/S इक्वल्स टू 3/2, बोलो क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया भाई। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस। इसके साथ 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, इसका मतलब s + 5 हो गया। s और 5 में डिफरेंस ध्यान रखना। द नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर। अब नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे है, मतलब यहाँ हो गया 50, तो 100 माइनस एल भी हो गया कितना, 50। अब आइए इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाइए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे तो हो जाएगा R/S + 5 इक्वल्स टू 50/50, मतलब 1/1। इसका मतलब R इक्वल्स टू S + 5, ये लिख सकते हैं यहाँ से अगर चाहें तो। अब यहाँ से अगर R की वैल्यू पता करें तो कितनी आएगी, R इक्वल्स टू आ जाएगी 3/2S। तो R की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2S माइनस S इक्वल्स टू 5, या S/2 इक्वल्स टू 5, या S इक्वल्स टू 10। S इक्वल्स टू 10 आ गया, और S की वैल्यू यहाँ ला के रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 10, मतलब 2 से काटिए 2 5 जा 5 3 जा 15 ओम। इसका मतलब R की वैल्यू आ गई 15 ओम और S की वैल्यू आ गई 10 ओम। देखिए यही पूछा था, कुछ और पूछा था। तो कहा था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S। तो S आ गया 10 ओम का और R आ गया 15 ओम का। मजा आया क्वेश्चन में कि नहीं आया, जरूर बताएंगे हमें आप लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इसमें देखिए सीरीज में कनेक्ट किया गया था, अगले क्वेश्चन में पैरेलल में कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा,
मैंने आपसे बताया था जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ जैसे सीरीज में s+5 हो गया, अगर यही पैरेलल में कनेक्ट किया जाता तो ये s × 5 अपॉन s+5 हो जाता, इतना हो जाता। ठीक है, तो पैरेलल वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए एक पैरेलल वाला भी कराई देते हैं, एक पैरेलल वाला क्वेश्चन करा देते हैं। ये कहोगे सर जी ने कराया नहीं कुछ। क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। एक मीटर ब्रिज है, डायग्राम से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर R है, यहाँ पर S है और बैलेंस पॉइंट 40 पे आया, मतलब ये हो गया 40 और ये हो गया 60। 60 अपने आप आ जाता है क्योंकि 100 - 40 होगा। फिर अब कह रहा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि 12 ओम का रेजिस्टेंस S के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया, मतलब ये हो गया 12s/12 + S और यहाँ पे R है और बैलेंस पॉइंट आ गया 50। तो ये 50, ये 50। बोलो आप नहीं कर पाओगे? इसका रेशियो बनाइए और इसका रेशियो बनाइए, यहाँ से R/S की वैल्यू निकालिए और यहाँ के R/S में ला के रख दीजिए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से हो जाएगा R/S = 4/6, 40/60 तो 4/6 से 4/6 का मतलब हो गया 2/3। इक्वेशन नंबर 1 निपटा दिया एक ही बार में। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, R/12 + S = 50/50 मतलब 1/1। अगर इसको ऊपर लेके जाए तो कितना आ जाएगा, R/12S × 12 + S = 1/1। ये R/S है, इसकी वैल्यू कितनी है 2/3। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2/3 × 12 + S = 1। ठीक, यहाँ से अगर देखें तो आप वैल्यू निकालता हुआ दिख रहे हैं आप खुद, क्या वैल्यू आ रही है, 2 6 या 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 + S = 18, S = आ गया 6। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो S = 6 आ गया, X = 6 आ गया, यहाँ पर S की जगह पे जाके रख दीजिए तो R = कितना आ जाएगा, 2/3 × 6 तो हो गया 4, R = 4 आ गया। तो R = 4 आया, S = 6 आ गया। आंसर चेक कर लीजिए आप, आंसर भी आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं मीटर ब्रिज से रिलेटेड। जितनी प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं, एक्सरसाइज से लेकर न्यूमेरिकल तक, एनसीईआरटी से लेकर एग्जाम्पल तक, वो सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप करेंगे, हमको दिखाएंगे भी, हमको बताएंगे भी, सर हमने कर लिया। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन करिएगा। होमवर्क मैं आप लोगों को अभी लिख दे रहा हूँ, होमवर्क आपका जो है वो 10 क्वेश्चंस होमवर्क में है रिलेटेड टू मीटर ब्रिज। 10 क्वेश्चन आप मीटर ब्रिज के करेंगे, चाहे जहां से करेंगे, आपकी मर्जी। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, मस्ती के साथ पढ़ाई करते रहिएगा, समय का पूरा उपयोग करिएगा, बिल्कुल भी अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पोटेंशियोमीटर के साथ पार्ट 7 में। तब तक के लिए जय हिंद।